अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट, इसको डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में किस तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और कैसे ये तमाम डेवलपमेंट्स आखिरकार पाकिस्तान के क़याम का सबब बनी। इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ एक्ट्स, रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को क्रोनोलॉजिकली समझेंगे ताकि आपको पूरा सीक्वेंस क्लियर हो जाए। बहुत सी इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है ना वो इस लेक्चर का हिस्सा हैं, इसलिए हर पॉइंट को डिटेल में समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट को समझने के लिए पहले हमें बैटल ऑफ प्लासी को समझना होगा। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी। इस बैटल के बाद बंगाल पर ब्रिटिश कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया और इस विक्ट्री ने ब्रिटिश को इंडिया में सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हासिल करने का मौका दिया। यहाँ से ब्रिटिश ने सिर्फ ट्रेड तक अपनी एक्टिविटीज लिमिटेड नहीं रखी, बल्कि धीरे धीरे पूरे सब कॉन्टिनेंट पर पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया जैसे ह्यूज टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर लॉज और गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इस एक्ट का बेसिक पर्पस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना और इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में लाना था। ठीक है, अब हम आते हैं 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद के पीरियड पर। 1857 की जंग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। ब्रिटिश ने ये समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को प्रॉपरली कंट्रोल करने में फेल हो गई है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन पास की जिसे डिक्लेरेशन ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल प्रैक्टिकली खत्म हो गया और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। अब इंडिया को गवर्नेंस ब्रिटिश ग्राउंड के थ्रू चलाया जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था क्योंकि पहली बार इंडिया ऑफिशियली ब्रिटिश कॉलोनी बना। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वाइसरॉय भी कहा जाने लगा क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अपनी अथॉरिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग किया और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का प्रोसेस कंटिन्यू रखा और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया। ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। इस एक्ट के जरिए पहली बार इंडियंस को गवर्नेंस में लिमिटेड पार्टिसिपेशन दी गई। गवर्नर जनरल काउंसिल को एक्सपेंड किया गया और इसमें टोटल 5 मेंबर्स रखे गए इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्पस ये था कि इंडियंस को थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि गवर्नेंस सिस्टम को स्टेबल बनाया जा सके। इस एक्ट की एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश की गई, यानी प्रोविंशियल लेवल पर भी लॉ मेकिंग का सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक नहीं थी क्योंकि इंडियंस को इलेक्ट नहीं किया जाता था बल्कि नॉमिनेट किया जाता था। फाइनल अथॉरिटी फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही होती थी। वाइसरॉय को क्वीन विक्टोरिया अपॉइंट करती थी और इनडायरेक्टली पूरा गवर्नेंस सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता था। ये एक्ट इंडिया में फेडरल सिस्टम की बेसिक फाउंडेशन बना। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हो चुकी थी और इंडियंस में पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो रही थी। कांग्रेस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रही थी। इसी प्रेशर की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास किया। इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड किया गया। सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स की तादाद जो है वो 16 तक पहुंच गई, जबकि प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी मेंबर्स इंक्रीज किए गए। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की रेशियो को भी
बढ़ाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये थी कि काउंसिल्स को बजट डिस्कस करने और क्रिटिसिज्म करने का राइट दिया गया। यानी इंडियंस को पहली बार फाइनेंशियल मैटर्स और गवर्नेंस अफेयर्स पर ओपिनियन देने का मौका मिला। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इंडियंस अब ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और फिर 1906 में सिमला डेपुटेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई। मुस्लिम्स को ये फील होने लगा कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम आया तो हिंदू मेजॉरिटी उन पर डोमिनेट करेगी। इसी बैकग्राउंड में 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ, जिसे मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ये रिफॉर्म्स लॉर्ड मिंटू और लॉर्ड मॉर्ले ने इंट्रोड्यूस किए। इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि मुस्लिम्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद इलेक्ट करेंगे। ये मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन था। इस एक्ट ने प्रोविंशियल काउंसिल्स और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी एक्सपेंड किया। मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलना पाकिस्तान मूवमेंट की फाउंडेशन बना। इसी वजह से 1909 का एक्ट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का नेक्स्ट मेजर स्टेप था। इसे मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी या डायरकी सिस्टम भी कहा जाता है। एडविन मॉन्टेगो और लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के अंडर मुस्लिम और सिख कम्युनिटीज को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेचर को एक्सपेंड किया गया और बाइकैमरल लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश हुई, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल थी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर डायरकी था। इस सिस्टम में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस और रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश के कंट्रोल में रहे, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में एजुकेशन, हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट जैसे डिपार्टमेंट जो है वो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए। ब्रिटिश का मकसद ये था कि इंडियंस को लिमिटेड गवर्नेंस एक्सपीरियंस दिया जाए, लेकिन एक्चुअल पावर उनके पास ही रहे। वोटिंग राइट्स को भी थोड़ा एक्सपेंड किया गया, लेकिन आम पब्लिक को यूनिवर्सल वोटिंग राइट नहीं मिले। इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। ये एक्ट बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव था और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इस एक्ट के अंडर इंडिया को फेडरेशन बनाने का प्लान दिया गया, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल होनी थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई और प्रोविंसेस को अपनी गवर्नमेंट्स बनाने का राइट दिया गया। हर प्रोविंस में पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट होनी थी और मेजॉरिटी पार्टी का लीडर चीफ मिनिस्टर बनता था। चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता था और प्रोविंशियल अफेयर्स जो है वो चलाता था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी फिर भी गवर्नर और वाइसरॉय के पास रहती थी। इस एक्ट में 3 लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। एक थी फेडरल लिस्ट, फिर प्रोविंशियल लिस्ट और थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट। आज भी पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। 1937 में इसी एक्ट के अंडर इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने मेजॉरिटी प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बना ली। मुस्लिम्स ने कांग्रेस रूल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा और उन्हें फील हुआ कि कांग्रेस हिंदू इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। ठीक है, फिर 1935 का एक्ट आया कि पाकिस्तान मूवमेंट के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। इस एक्ट के थ्रू सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया गया, जो मुस्लिम्स की बहुत पुरानी डिमांड थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने मुस्लिम्स को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस दिया। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर गई। मुस्लिम्स ने इसी दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर सेलिब्रेट किया, क्योंकि उन्हें कांग्रेस रूल से रिलीफ मिला था। इसी पीरियड में पाकिस्तान मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई और मुस्लिम्स ने सेपरेट होमलैंड की जो डिमांड थी वो ओपनली प्रेजेंट की। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए लास्ट अटेम्प्ट की और कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। इस मिशन के मेंबर्स लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। मिशन का पर्पस ये था कि इंडिया को फेडरेशन की फॉर्म में यूनाइटेड रखा जाए। 1946 के इलेक्शंस ने क्लियरली शो कर दिया था कि मुस्लिम लीग के साथ है और हिंदू जो है वो कांग्रेस के साथ है, यानी इंडिया प्रैक्टिकल तौर पर दो नेशंस में डिवाइड हो चुका था। कैबिनेट मिशन अल्टीमेटली फेल हो गई क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सके। कम्युनल रियॉट स्टार्ट हो गए, स्पेशली पंजाब और बंगाल में सिचुएशन बहुत खराब हो गई। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान जो है वो अनाउंस किया। आखिरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया और 4 जुलाई 1947 को बिल ड्राफ्ट हुआ। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास किया। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड ने अप्रूव किया और 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट मिल गया। इस एक्ट के अंडर इंडिया को डिवाइड करके दो सॉवरेन स्टेट्स बनाए गए, पाकिस्तान और इंडिया। ब्रिटिश अथॉरिटी ऑफिशियली खत्म हो गई और दोनों डोमिनियंस को अपने लॉज बनाने का फुल राइट मिल गया। 7 अगस्त 1947 को कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची पहुंचे। 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंपॉर्टेंट सेशन हुआ जहां कायद आजम असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। 14 और 15 अगस्त 1947 की रात पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आजाद इस्लामिक स्टेट के तौर पर उभर कर सामने आया। गवर्नर जनरल ने ओथ ली और पाकिस्तान का पहला कैबिनेट पावर में आया। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर को, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुस्लिम्स को ये रियलाइज हुआ कि यूनाइटेड इंडिया में उनके राइट सिक्योर नहीं रह सकते थे, इसीलिए मुस्लिम लीग ने सेपरेट होमलैंड की डिमांड की जो आखिरकार पाकिस्तान की क्रिएशन पर खत्म हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक हर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ने पाकिस्तान मूवमेंट को शेप किया। ये तमाम एक्ट्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री की फाउंडेशन है और पाकिस्तान स्टडीज के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसके साथ ही ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात, कोई डाउट्स या अगर कोई फीडबैक हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने फेलो स्टूडेंट में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में, डिफरेंट फोरम्स पे जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने मिड टर्म की अच्छी तैयारी कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।